नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डॉक्टर के अनोखे शो एमबीबीएस की बात दिल से में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एज प्रॉमिस्ड एक न्यू शख्सियत, न्यू टॉपिक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपसे मुखातिब होने। आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन इंडिया के कॉलेज की। हाल फिलहाल में एनएमसी ने बहुत सारे कॉलेज को अप्रूवल दी है और जैसे अप्रूवल मिलता है आपके काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं सर कौन से कॉलेज में कैसा एडमिशन है, कैसा कॉलेज है। इन सारे टॉपिक्स को लेके हम आ चुके हैं और आज का पूरा एपिसोड हम इसी पे बात करने वाले हैं। सो पूरे एपिसोड में को पूरा देखें, जुड़े रहें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आज के एपिसोड से। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए हम आ चुके हैं उत्तराखंड के कैपिटल सिटी देहरादून में, जहां पर ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि नया कॉलेज है उसे अप्रूवल मिला है 150 न्यू मेडिकल सीट्स के लिए। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में आज हमारे साथ है इस कॉलेज के हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत त्यागी जी। ही इज अ रेनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट। डॉक्टर पुनीत त्यागी का करियर स्पैन तकरीबन 25 ईयर्स का रहा है एंड ही हैज़ बीन अ सक्सेसफुल पल्मोनोलॉजिस्ट जिन्होंने काफ़ी सक्सेस देखी है। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर पुनीत त्यागी जी से कि उनकी जर्नी कैसी रही है। तो इसी के साथ आई वुड लास्ट डॉक्टर पुनीत त्यागी कि आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एंड आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आए और आप लोगों ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज ये एक नया अपकमिंग कॉलेज है और बहुत ही मॉडर्न किस्म का कॉलेज है। अब आपने मेरे से पूछा कि मेरी जर्नी क्या रही। तो जर्नी देखिए, आई बिकेम डॉक्टर बाय एक्सीडेंट। मैं तो डॉक्टर कभी बनना नहीं चाहता था तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था और मैं एक बेसिकली एग्रीकल्चर फैमिली को बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो 12वीं तक तो मैं हमेशा यही सोचता रहा कि इंजीनियर बनूंगा और इंजीनियरिंग के लिए मैं तैयारी भी करता रहा बेसिकली। लेकिन 12th में जाके कहीं मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद डॉक्टर बनना है और वहाँ से वो सोच चेंज हुई और फिर मेडिकल की तैयारी। और उन दिनों जो ये नया स्टार्ट हुआ था तब CBSE ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम था, तो उस वक्त इसमें 1600 सीट्स होती थी। तो आई अपीयर्ड इन दैट और उसमें सक्सेस हासिल हुई एंड देन आई जॉइंड दिस प्रेस्टिजियस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बेसिकली। सर आपसे कुछ देर पहले जब हम साथ बैठे थे बात हो रही थी सर कि 25 साल का करियर सर एक डॉक्टर में एक बहुत रेयर स्पीसीज है सर। वो हम बोलते भी है कि जब हम आंख बंद करके सोचे कि आपकी फैमिली में कितने डॉक्टर्स हैं तो वी कैन काउंट, और वो भी 5 उंगलियां कम पड़ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये 25 साल की जर्नी आपका जो की पढ़ाई अब स्टार्ट हुई और आपके जनरेशन की जो पढ़ाई थी, जो आज के जनरेशन की पढ़ाई है, उसमें आपके हिसाब से बेसिक डिफरेंस क्या है सर? देखिए, जिस वक्त मैंने कॉलेज किया, ज्वाइन किया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उस वक्त मेरे तो ख़ानदान में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम द फैमिली। उसके बाद मेरे भाई थे दोनों, वो भी डॉक्टर बने बेसिकली, तो वो एक इंस्पिरेशन जैसे हो जाता है। तो जर्नी का ये है कि एक बार मेडिकल कॉलेज गए तो इनिशियल तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि हम मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे बेसिकली, ये होगा, मतलब यू आर वेरी एक्साइटेड। बट एक बार जब आप मेडिकल कॉलेज जाते हो देन यू रियलाइज दैट ये है क्या। इसको सबसे टफेस्ट कोर्स माना जाता है दुनिया में बेसिकली, इसीलिए तो शुरू में तो बड़ा स्ट्रगल था और कोप अप करना पढ़ाई के साथ, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना कम टाइम, बड़े डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स और ये सब। तो शुरू में तो मेरे ख्याल से पिछले शुरू के 3-4 महीना तो मतलब एक तरीके से डिप्रेशन हो गया, अरे भाई कुछ गलत तो नहीं ले लिया, यहाँ कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। पर विद टाइम जब आप अच्छे माहौल में थे, आपके फ्रेंड्स थे, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर आप यूज टू हो जाते हो उस सब के। तो MBBS था जो एक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वैसे भी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन था और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। हम लोग क्लासेस मिस नहीं कर सकते थे और क्लास आपने मिस की तो आप फेल हो सकते थे एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें थी जो उसी तरह से थी। तो हम, बट ऐसा नहीं था कि हर समय पढ़ाई थी, मस्ती भी थी। जो मेरा हॉस्टल था उसका नाम है ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल बेसिकली,
अच्छा। तो हमारे पास वहाँ 2 लॉन टेनिस कोर्ट थे। आज भी है सर? आज भी है, इट इज़ देयर। बट आजकल हालत उसकी ख़राब है हमारे समय क्योंकि मैंने पीछे विजिट किया था उसको, तो बल्कि आई फेल्ट वेरी सैड, मतलब कि मैंने कहा क्या हालत होगी। तो वहाँ 2 लॉन टेनिस कोर्ट थे, एक बास्केटबॉल कोर्ट था और एक वॉलीबॉल कोर्ट था और एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट था। अच्छा। तो हम जैसे पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो गए या कुछ हो गए तो पता चला रात में 1:30 बजे 2 बजे बैडमिंटन खेल रहे हैं, 3 बजे तक बैडमिंटन चल रहा है। तो लाइट्स वाइट्स थी उसमें, तो ये सब चलता था। मतलब ओवरऑल देखिए, मेहनत तो किसी भी करियर पे आप जाओगे, आप कहीं भी होगे, आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन भी है, वहाँ से सब तरह के लोग निकलते हैं, अच्छे लोग भी निकलते हैं, खराब भी निकलते हैं, तो बट आपको मेहनत किए बिना तो कुछ अचीव नहीं होता। फिर जब आप MBBS पास कर लेते हो तो फिर आप इंटर्नशिप करते हो बेसिकली। तो इंटर्नशिप तो इतनी सख्त थी कि मतलब आप एक दिन की छुट्टी लो तो आपकी इंटर्नशिप रिपीट हो जाएगी। अभी वही आज के सिनेरियो में बता देता हूँ, आजकल बच्चे इंटर्नशिप में काम ही नहीं करते, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर PG एग्जाम। जी। वो सारे किताब लेके कोचिंग कर रहे हैं, ये सब सारी से। वहाँ ऐसा था ही नहीं। आपको तैयारी करनी है PG की, आप करिए, साथ में किताब लेके आइए, आप ड्यूटी पे हो, आप पढ़िए, बीच में आपको समय मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सीनियर से पूछिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे अभी भी याद है कि एनेस्थीसिया में मेरी पोस्टिंग थी। एनेस्थीसिया में 15 दिन की पोस्टिंग होती थी बेसिकली, और उसमें मैंने एक सैटरडे समहाउ छुट्टी ले ली। तो HOD के पास गया, उन्होंने कहा नहीं इसने तो एक दिन छुट्टी ले ली है तो इसकी तो पोस्टिंग रिपीट करो। टचवुड, मैं उस समय बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता था, तो मैं सारे अपने सीनियर्स थे, तो हमारा क्या होता था जब OT ख़त्म होने वाली होती थी तो मुझे कहते थे कि अरे पुनीत जाओ यार थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी बना लो, तो तब तक हम लोग आते हैं। तो वो कॉफ़ी बनाना था जो मुझे हेल्प कर गया, उन्होंने मुझे उस पर बख्श दिया, नहीं तो मेरी 15 दिन की पोस्टिंग वो दोबारा रिपीट हो। तो दैट काइंड ऑफ माहौल वाज देयर। और दूसरा, उस वक्त रिस्पेक्ट थी। हम लोग अपने टीचर्स को और उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, और अपने सीनियर्स को उनको बहुत रिस्पेक्ट, और वो भी हमें बहुत हेल्प करते थे। किसी एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो आपको कोई बताते, जब आपका सीनियर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन होता है तो वो तभी होता है। वो आजकल नहीं है। आजकल तो पता भी नहीं होता कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, ये कौन से ईयर का है, पता नहीं होता। हमें सब पता होता था कि कौन किसके साथ में। तो मेरा एनाटॉमी का एग्जाम था, मैं जा रहा था बेसिकली तेजी के साथ, तो एक मेरा फाइनल ईयर वाले जो सीनियर थे वो खड़े कह रहे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, भागा हुआ, सुन इधर। तो मैंने कहा सर मेरा एग्जाम है। कह रहे टेंशन हो रही है? मैंने कहा हाँ सर बहुत टेंशन हो रही है। तो कहते तेरी जेब में कैंची है? मैंने कहा नहीं कैंची तो नहीं है मेरी जेब में। तो मैंने कहा सर कैंची का? कह रहा ऊँच काटने वाली कैंची तो होगी रूम में। मैंने कहा हाँ है। तो जब भाग के लेके आ उसको। तो मुझे समझ नहीं आएगी किस लिए कह रहा था, गया भाग के कैंची लेके आ। तो देन ही सेड कि देख वहाँ पे ना तेरे को पार्ट्स मिलेंगे, उसमें तेरे को नर्व्स, वेसल्स, वो सब सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होगी। कह रहे तुम वेसल्स वगैरह तो आइडेंटिफाई कर लेगा, कई बार उसमें ना बड़ी पतली सी कोई नर्व जा रही होगी जो तुझे समझ नहीं आ रही होगी, तो उसको काट के ना अपनी जेब में रख लेना। सो these kind of things। तो मतलब वो एक ज़माना अलग था। वी एन्जॉयड अ लॉट एंड मेहनत भी की और एन्जॉय भी बहुत किया उसके बाद में। एंड उसके बाद फिर एक बार MBBS ख़त्म हो जाता है तो देन यू रियलाइज़ कि ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना है। उसके बाद तो फिर आप तैयारी करते हो, MD के लिए तैयारी करते हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे टेनिस खेलने का शौक था। टेनिस खेलते हुए मेरा डिस्क कोलैप्स हुआ उस दौरान, and I was operated for that there only, and I had some serious complications. I was paralyzed for almost 8 months। तो उस साल PG का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। फिर मैं ठीक हुआ तो I always wanted to be an orthopedician या सर्जन बनना चाहता था। तो बड़ा ऑर्थोपेडिक्स का मुझे बड़ा वो था, पता नहीं क्यों। फिर ठीक हो गया, एग्ज़ाम दिया। तो ऑर्थोपेडिक्स जब मेरी रैंक आई, क्योंकि मेरे पास तैयारी का समय बहुत ज़्यादा था नहीं उस वक्त, बट जो भी था उसमें मुझे जनरल सर्जरी मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ऑर्थोपेडिक्स ना से ही जनरल सर्जरी ले लेते हैं। तो मैं अपने जो हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया था बेसिकली, उनसे मिलने गया, उनको बताया। मैंने कहा सर ऐसे, तो ही रिफ्यूज्ड। न्यूरो सर्जन थे, बहुत रिनोन्ड न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर AK सिंह, अभी देहरादून में प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। तो ही टोल्ड मी कि नहीं पुनीत बिल्कुल सर्जरी मत लेगा ना, क्योंकि तुम्हारी बैक की प्रॉब्लम है, आगे कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रोफेशनली खत्म हो जाओगे, तो तुम कोई हल्की फुल्की ब्रांच ले लो। तो फिर मुझे पता चला पल्मोनरी मेडिसिन का, ये उन दिनों पटेल चेस्ट में एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस में, जहाँ पे कि ये होता था। तो मैं वहाँ गया। इच्छा तो नहीं थी बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि मुझे कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमेशा परेशान ही करता था, मतलब मुझे कभी पसंद था नहीं। बट हमने कहा ठीक है, 1 साल में परेशान भी रहा वहाँ पर। बट देखिए एक ना कहावत है कि कई बार बड़े सारे जो रास्ते हैं
वो भगवान आपके लिए तय करता है, एब्सोल्युटली सर। तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो फिर आई एक्सेप्टेड दैट। मेरे बड़े सारे दोस्त उस वक्त यूएस में भी थे, वो कह रहे थे अगर पसंद नहीं आ रहा तो यार USMLE लिख दे तू और आ जा। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं अब आ नहीं सकता, US नहीं आऊँगा मैं, मुझे मतलब रहना तो इंडिया में ही है। समहाउ कल्चरली और वो सब मुझे वो वहाँ का नहीं, मतलब ऐसा चार्म था कि मैं जाके कहीं। तो उसके बाद ये पल्मोनरी मेडिसिन मैंने किया। उसके बाद मैं फिर SRship किया 3-3.5 साल का। वहाँ एक शख्सियत मुझे मिली जिन्होंने कि मेरा कैरियर या एक पेशेंट के प्रति सोच, काम करने का तरीका उन्होंने बदला। वो डॉक्टर VK विजयन थे, वो डायरेक्टर थे पटेल चेस्ट के। ही इज़ ए रिनोन पर्सनैलिटी। अभी वो नहीं है, कुछ साल पहले ही हैड MI and he passed away। बट मैं आज भी भूल नहीं सकता उनसे, उनको। उन्होंने उनका जो पंक्चुअलिटी थी और काम का, एंड ही हैज़ पब्लिश सो मेनी इंटरनेशनल ये जर्नल्स में पब्लिश किया उन्होंने। बहुत ही बढ़िया आदमी थे, उनसे मैंने बहुत सीखा। उसके बाद फिर आई शिफ्ट टू देहरादून। तो देहरादून में एक कंबाइंड इंस्टीट्यूट है, बेसिकली कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। वहाँ पर हमने जो है सबसे पहला यहाँ का ICU इस्टेब्लिश किया। तो बस वहीं से वो जर्नी चली। 2004 में मैं देहरादून आया था। उसके बाद मैं मैक्स हॉस्पिटल गया, बेसिकली 10 साल मैं वहाँ था। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड वॉज समथिंग आई थिंक नोबडी शुड फॉरगेट अबाउट द कोविड। एंड हम लोगों का डिपार्टमेंट तो सबसे ज़्यादा कोविड में फंसी था बेसिकली। एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ द कोविड यूनिट बेसिकली उस वक्त वहाँ पर। जब पहला वेव आया था तो उसमें आप मान के चलिए करीब 150 से करीब हमारे पास मतलब 150-200 पेशेंट्स रहते थे। मेरी यूनिट में करीब 60 से 70 पेशेंट्स रहते थे। तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम सब पेशेंट्स का राउंड लें। सेकेंड वेव तो और भी भयानक थी, तो 125-150 पेशेंट डेली, 125-150 पेशेंट का राउंड लेना, उनको काउंसिल करना, सब करना। मतलब इट वॉज पीक ऑफ समथिंग, मतलब विच वॉज अनहर्ड। तो ये समय था और जितना भी डिफिकल्ट समय, बहुत डिफिकल्ट समय। अगर आप देखेंगे ना कि इस समय ने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। एंड सबसे एक अच्छी सीख जो एक्चुअली कोविड ने हमें दी है कि हमारे लाइव्स में डॉक्टर्स की बहुत अहमियत होती है। तो वो डॉक्टर्स बनना है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज हम हैं ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो अभी जस्ट हम वॉक थ्रू कर रहे थे कॉलेज के एंट्रेंस से। तो हमने वो जर्नी देखी है कि ग्राफिक एरा के। तो अगर ना आप ग्राफिक एरा की हिस्ट्री के बारे में अगर बता सके कि इंस्टीट्यूट कैसे शुरू हुई, एंड इनके जो फाउंडर है सर का जो विजन रहा है विच ब्रॉट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इनफैक्ट जो हमारे चेयरमैन हैं प्रोफेसर कमल घनशाला, उन्हीं का विजन था कि मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा। क्योंकि मैं मैक्स हॉस्पिटल में ठीक ठाक उस पर था, आई वॉज डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी देयर। बट मैं जब सर से मिला और सर से मेरी हार्डली 20-25 मिनट बात हुई होगी, बट आई कुड सी उनका विजन मुझे समझ में आया। एंड आई टुक दैट इंस्टेंट डिसीजन कि नहीं, मुझे यहाँ शिफ्ट होना है और सर के साथ जुड़ना है आके। सो ये है। तो सर की जर्नी तो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत मेहनत वाली और सब वो है। विदिन 30 ईयर्स ये सारा सिस्टम था जो एक रूम से स्टार्ट हुआ था उनके, इनफैक्ट हाँ, और उससे फिर एक छोटी शॉप से, और आज की डेट में तो 4 कैंपस हैं बेसिकली, जो कि देहरादून में 2 कैंपस है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक हिल यूनिवर्सिटी, एक कैंपस हल्द्वानी में है, एक कैंपस भीमताल में है। एंड राउंड अबाउट 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। सो इट इज़ एंड इट इज़ आज की डेट में तो रैंकिंग में भी बहुत ऊपर है यूनिवर्सिटी, एज ए 55th रैंक। एक अच्छी बात जो सर ने जो बताई है कि ये जर्नी 30 साल की रही है। एंड काफ़ी व्यूअर्स को भी अगर लगता होगा कि ग्राफिक एरा का अगर ये फर्स्ट ईयर है, अगर वो सोच रहे हैं, तो ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर नहीं है, ये बेसिकली एक 30 साल की जर्नी है। अभी सर से बात हो रही थी यार, तो उसमें एक चीज़ जो हमें समझ में आया कि ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स, मतलब हर एक फैमिली में एक बच्चा यहाँ का फैमिली का पार्ट है। यस। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और जहाँ पे सर ने ये कॉलेज, देखिए इतना बड़े जो टारगेट्स हैं और इतना बड़ा अचीवमेंट ऐसे नहीं होता, और दैट टू सो दे आर सो वेल वर्स्ड विद द एजुकेशन सिस्टम। तो वो तो इसी वजह से आज की डेट में टॉप 100 में यूनिवर्सिटी का नाम आता है और सारी चीज़ें हैं। तो वो
इसी वजह से, तो इसीलिए MBBS भी एक तरीके की एजुकेशन ही है, तो दे नो कि हाउ टू इम्पार्ट बेस्ट एजुकेशन। तो एक सर जब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका जो स्तंभ कहलाता है मेडिकल पूरे पढ़ाई में, वो मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मेडिकल हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, उसके अराउंड ही पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। बिल्कुल। एक बच्चा की पढ़ाई, उसका क्लिनिकल एक्सपोजर, उसके आसपास जो इकोसिस्टम में सीखता है, इंस्पायर होता है, वही से पूरा बच्चा एक फिनिश डॉक्टर बन के ना निकलता है। तो इसको मेरा अगला सवाल उसी हॉस्पिटल को लेके है कि हॉस्पिटल के बारे में सर कुछ बताएं, उसके OPD के बारे में बताएं, क्या पेशेंट का फ्लो है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर को आप समझ लीजिए कि वो ह्यूमन बींग्स का इंजीनियर है एक तरीके से, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के साथ उसको वो करना है। तो अगर आपके पास एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा, या आपके पास पेशेंट्स नहीं होंगे, या आपके पास अच्छे ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, या जो आज के डेट में मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा कहाँ से? उसको तो एक बार फिर डॉक्टर बनने के बाद फिर दुनिया में आगे कदम रखना है, तो आपने उसको पीछे से कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। तो हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज। तो हॉस्पिटल का पूरा होना, वहाँ पेशेंट्स का होना, और खाली पेशेंट के होना ही नहीं, फिर एक क्वालिटी ट्रीटमेंट पर प्रोटोकॉल, जो सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। आजकल इतना मॉडर्नाइज हो गया है, हमारे ज़माने में इतना मॉडर्नाइज नहीं था। हमारे समय तो एक CT स्कैन होता था छोटा, उसमें कम से कम 1 घंटा लगता था CT होने में। आज के डेट में CT, MRI, मेमोग्राफी, सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो अगर आपके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप एक्सपोजर दे कहाँ रहे हो स्टूडेंट्स? सही है, तो उनका कैसे? तो अभी हमारा हॉस्पिटल जो है, वी प्रोवाइड सर्विसेज इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेशलिटी। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट 1200-1300 का जो है हमारा OPD का इनफ्लो होता है, और करीब आप मान के चलिए 450 से 500 के आसपास का जो है पेशेंट्स का एडमिशन रहता है बेसिकली। वेरी गुड नंबर, वेरी गुड यस। एक दिन में आपको उतने पेशेंट्स OPD में मिल रहे हैं, तो इफ यू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखेंगे एक अगर स्टूडेंट काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। डिजीज का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे कैसे पेशेंट? देखिए, डिजीज का जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमें अगर आप आज की डेट में बात करें MBBS के लिए हॉस्पिटल की, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी है। तो बट हमने उसके साथ साथ सारे सुपर स्पेशलिटीज़ भी यहाँ डेवलप किए हैं, जिससे कि बच्चे को सब तरह का एक्सपोजर मिल सके, वो उसका विजन ग्रैंड और ब्रॉड हो सके। अब आज की डेट में हमारे जैसे जो हमें स्पेशलिटीज़ चाहिए, वो तो हमारे सारे काम कर रहे हैं, जिसमें हम जाएंगे, जैसे इंटरनल मेडिसिन हो गया, उसके बाद पीडियाट्रिक्स हो गया, ठीक है, जनरल सर्जरी हो गया, ENT हो गया, आई हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, उसके बाद में आपका साइकेट्री हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया। ये सारी चीज़ें तो है ही बेसिकली। और इसके साथ में वी हैव अ वेरी गुड सेंट्रल लैब विच इज़ वर्ल्ड क्लास। वी हैव अ वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक। इनफैक्ट मैं छोटा सा करूँगा, जिस वक्त ब्लड बैंक का लाइसेंसिंग के लिए इंस्पेक्शन करने आए थे, तो सिर पकड़ के बैठा था कि मैं गलती निकालूं क्या इसमें। और वो इंस्पेक्टर थी जो वो कह रही थी अगर इसमें मैंने कोई गलती नहीं निकाली, वो कहेंगे कि कुछ गड़बड़ करके आ गई है बेसिकली, तो मुझे एक माइनर सा कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि जिससे कि, बट वो कह रही थी कि इट इज़ एब्सोल्युटली। एंड फिर रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट, वी हैव 3 टेस्ला MR जो कि पूरे रीजन में नहीं है बेसिकली, और 128 स्लाइस CT है हमारे पास, और बाकी जितनी भी अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरे मशीन्स, सारी चीज़ें, वी हैव एवरीथिंग। उसके अलावा फिर हम सुपर स्पेशलिटीज़ पे आ जाते हैं, जहाँ पे भी हमारे पास कार्डियक साइंसेज है, जिसमें कि हम हमारा कार्डियोलॉजी जो कि एंजियोप्लास्टीज और वो सारी चीज़ें करते हैं। बल्कि इस वक्त जो बिल्कुल मॉडर्न कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, जिसमें कि टावी होता है, आजकल बिना सर्जरी किए आप हार्ट का वॉल्व बदल सकते हो। सो दैट वी आर डूइंग कार्डियक सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, और आजकल एन्यूरिज्म्स होते हैं जिसमें कि कॉइलिंग वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। देन वी हैव वेरी गुड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो साइंसेस, जिसमें जितने भी ERCPs हो गया, कुछ पोएम, इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो कि इंडिया भर में बहुत कम जगह पे होते हैं, वो सारे हम कर रहे हैं। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट नियोनेटल ICU इन आवर हॉस्पिटल। इस वक्त भरा रहता है, 100% फुल रहता है, मतलब शहर से इतनी डिमांड है बेसिकली उसके लिए। तो इस तरह से फिर डायलिसिस, रीनल साइंसेज हो गया, यूरोलॉजी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, ऑन्को सर्जरी हो गया, तो ये सारे
जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरा खुद का डिपार्टमेंट हो गया पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर बेसिकली, सो वी हैव वर्ल्ड क्लास आईसीयू बेसिकली, 20 बेडेड आईसीयू, सारे सेपरेट उसमें क्यूबिकल्स हैं, एंड वी आर ट्रीटिंग मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट्स, राइट। सो जस्ट अभी पॉडकास्ट के जस्ट पहले जब हमारी डिस्कशन आपसे हो रही थी तो आपने एक्चुअली मेंशन किया था अबाउट ऑब्जर्वेशन रूल, अगर आप है ना उसके बारे में कुछ बता पाए कि स्टूडेंट्स को जो प्रोसीजर्स। हाँ, देखिए आज की डेट में क्या है कि हमने अपने जो ओटीज को है जी, उसको पूरा कैमरा के साथ, कैमरा सिस्टम लगाया वहाँ पे, वो पूरे कनेक्टेड है, सो दे कैन सिट इन अ रूम एंड दे कैन सी ऑल सर्जरीज। ओके, तो कार्डियक सर्जरी किसी को देखनी है, दे कैन सिट एंड दे कैन। मुझे लगता नहीं ये सर किसी हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं कॉलेज को के लिए, और उसको सुबह अपने चैनल पे लेके आते हैं। जी जी सर मैंने इतने कॉलेज घूमे, मुझे लगता है शायद ही ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पे उसका हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज होगा जहाँ बच्चे खुद से लाइव देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक यूनिक चीज़ है सर, ये तो मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी यूनिक है। हमने भी पूछा, उस पर हम डिस्कस भी किया है। ग्रेज एनाटॉमी वाला फील दिया जा रहा है कि बच्चों को आपने ना सीरीज में जो देखा है वो लाइव अभी आप आइए एंड लाइव आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपने एनाटॉमी का जिक्र किया, तो एनाटॉमी में अभी एनएमसी के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि हम उस कंप्यूटर को ऑर्डर करते हैं। डिजिटल एनाटॉमी जो है वो हमारे पास है, वी एक्वायर्ड दैट, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। वन ऑफ द ओनली कॉलेजेस आई थिंक सो, हार्डली हमने तो कहीं नहीं देखा है। इनफैक्ट सर हम जब फॉरेन के कॉलेजेस जाते हैं तो वहाँ पर होते हैं, यू नो एवरी कॉलेज एज ए, मोस्टली कॉलेज में है सर वो, अच्छे कॉलेज में है। यहाँ नहीं होता, यहाँ मुझे अब तक याद है, सी इससे हमारे जो चेयरमैन है उनका विजन पता चलता है। तो ही वो सिटिंग, मीटिंग हो रहा था हमारा, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का कुछ आता है, ये क्या चीज़ है, तो हमने बताया कि बट वो किसी ने बोला कि नहीं एनएमसी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा हम एनएमसी के लिए नहीं, हमें बच्चों के लिए तो रिक्वायरमेंट है ना, वी वांट बेस्ट। तो ही सेड कि नहीं वी विल एक्वायर इट, एंड विद इन फ्यू डेज द मशीन वाज हियर, एंड वो भी लेटेस्ट have we actually seen it and वो भी लेटेस्ट है। पर कॉलेज का टूर कर रहे थे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का टूर कर रहे थे। सो मैंने बोला, अब जो मेरे एक्सपीरियंस है 10 साल के एक्सपीरियंस में, मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट ईयर कोई आ रहा है कॉलेज और इतना सारा कोई ज़रूरी है। मतलब मैं खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के आज भी बोलता हूँ कि जब दिल से बात कर रहे हैं तो ये बता दो कि मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट ईयर में इतना कोई इन्वेस्ट करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है इनका, बेसिकली एक बिग प्लान जो है बेसिकली टुवर्ड्स स्टूडेंट है, एक अच्छा एजुकेशन है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि यार बाहर से डॉक्टर्स हम लाएं, उससे अच्छा कि हम अपने डॉक्टर्स बनाएं। एक बहुत सिंपल सा अंडरलाइन चीज़ें थी जो हम बात करते सिर्फ समझ में आई कि सिंपल सा कि हम बाहर से डॉक्टर क्यों लाएं, हमको बनाना है वैसे डॉक्टर से। क्यों हम बना क्यों नहीं सकते हम क्यों नहीं बना सकते? इट इज पॉसिबल एंड समबडी हैज टू स्टार्ट इट, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बनाने सर, अच्छी बात ये है कि बेस्ट डॉक्टर्स बनाने हैं, और बेस्ट डॉक्टर्स बनाने के लिए उनको जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, जब हम कैंपस का टूर कर रहे थे सर, तो एक ना बहुत अच्छी चीज़ देखी कि एवरी डिटेल हैज़ बीन यू नो केप्ट इन माइंड। कि एक एग्जांपल कि वी वर जस्ट बीइंग यू नो एंटर्ड द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में अगर आप एंटर करोगे, सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाने वाली बात की जाने वाली चीज़ है कि आपके पास में डिस्कशन रूम्स है। मतलब नॉर्मली एक लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं, फ्लोर लाइब्रेरी का सेक्शन है, 500-600 लोग बैठते हैं वहाँ पे। उसके अलावा देयर इज डिस्कशन रूम। ये आपको पता है कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे डिस्कशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके वो भी रखा गया है, बुक्स है और लेटेस्ट एडिशन बुक। आप उसके अलावा फिर रेफरेंस के एक अलग लाइब्रेरी है, फिर हमने डिजिटल की अलग लाइब्रेरी है। तो मतलब वो एक माइन्यूट हर एक चीज को दिखा गया। मेरा फ्रेंड यूएस से आया था, ही सेड कि आपकी लाइब्रेरी देख के मुझे मन कर रहा है कि दोबारा से एमबीबीएस कर लेते। तो अरे सर नहीं सर, बहुत सारी चीज़ों का है। एंड उसी के साथ ना आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड यू नो स्टार्टिंग अ स्किल लैब। अब ना इंडिया में हम जितने भी कॉलेजेस में गए हैं तो एवरीवन फोकसेस मोर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बट एक ना फुल फ्लेज्ड स्किल, और उसको अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो सिमुलेशन सेंटर। तो उसके बारे में सर अगर आप कुछ बता सके हमें। जी, बेसिकली ये हम क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं बहुत स्पेसिफिक कि इसकी ज़रूरत क्या है। मतलब बेसिकली क्या है, जब हम डिस्कस भी कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी ही आगे ड्राइव करेगी हेल्थ केयर, और टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगी तो टेक्नोलॉजी का रोल, और टेक्नोलॉजी के साथ एक दिक्कत है कि वो भी खुद को अपग्रेड कर लेती है। यस। सो आज आपके समय का जो मेडिकल साइंस था, जो आज के समय का मेडिकल साइंस है, उसमें इसका क्या रोल होने वाला है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमारे समय में हम कुछ भी प्रोसीजर है, कुछ भी सीखना है या कुछ भी हमें करना है,
तो हमें सीधा हम ह्यूमंस पे ही करते लाइव होता था। तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, यू कैन क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन, चाहे आप कितना भी आपको गाइडेंस है, बट आप कुछ ना कुछ मिसहैप कर सकते हैं। बट उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ भी हमारे, और ये जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स की आप बात कर रहे थे सारे, ये सब जो हमारे चेयरमैन है प्रोफेसर कमल गंशाला, उनका सबका उसके उसमें, बिकॉज ही वेंट टू वेरियस हॉस्पिटल्स इन यूके, यूएसए, यहाँ के भी, इंडिया के भी जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स थे वो उन्होंने सारे देखे। उसके बाद ही प्लान्ड ऑल दिस। तो सिमुलेशन लैब जो है, अब उसमें स्टूडेंट्स को आप पहले से ही आईवी लाइन डालना है, आपको सीपीआर करना है, कई सारे प्रोसीजर्स हैं जो आप उस पर सिखा सकते हैं। एंड इट इज़ अ टू वे थिंग, इट इज़ नॉट वो अगर आप गलत करोगे तो वो आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो बेसिकली। तो इसमें क्या है कि आप जब इस पे ट्रेन हो, बार बार आप इस पे ट्रेनिंग हो रही है, आपके टेस्ट भी इसके ऊपर होते हैं बेसिकली। तो जब आप ह्यूमन के ऊपर वो सब चीज़ें करोगे तो आपके लिए इतनी अनफेमिलियर टेरिटरी वो नहीं होगी। आपको आपका जो पिछला एक्सपीरियंस जो डमी पे, और ये इतने अच्छे होते हैं जो सिमुलेशन डमीज होते हैं, मतलब दे आर एक्सीलेंट, मतलब वो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप ह्यूमन के ऊपर ही करो। तो वो चीज़ जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, ह्यूमन पे काम करोगे, तो आप कॉम्प्लिकेशन करने के वो, और आप एक पहले से ही तैयार हो गए। जनरली सर क्रिकेट में ना हम सुनते हैं कि आप टेस्ट प्रैक्टिस में कि आपका ना ऑफ साइड कवर ड्राइव ठीक नहीं है, हाँ। तो 500-600 बॉल खेलते हैं, बिल्कुल, तो वो डमी पिच पे, तो बिल्कुल सेम। इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक अरिथमिया का पेशेंट है, तो आपने क्या किया, एक सिमुलेशन क्रिएट किया कि अरिथमिया हो गया, किसी को अगर स्ट्रोक आ रहा है, तो यू नो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो क्रिएट सो मेनी सिमुलेशन, बहुत सारी डिजीज का। उसके बाद फिर आप उसको ट्रीट भी करोगे। अगर आप ठीक ट्रीट नहीं कर रहे हो, आपने शॉक नहीं दिया टाइम स्पेन के अंदर। अभी जैसे यूके में जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी वो सारा सब इसी बटन पे। तो अब आप देखिए ना, यहाँ से ट्रेन होने वाले बच्चे अगर कल कोई वो यूके जाना चाहे या कहीं जाना चाहे, तो उनके लिए वो एग्जाम जो है दैट विल बी हम सोचे कि नॉट ओनली यूके, अब जो आगे चल के नेशनल एग्जिट टेस्ट आएगा, तो उसमें क्लिनिकल का जो पेपर 2 आएगा, तो वो एग्जैक्टली रहेगा क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर। तो आज अगर हम देखें तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कि फर्स्ट ईयर कॉलेज का नहीं है, आज हम प्रिपेयर करें अगले फ्यूचर डॉक्टर्स पे। तो simulation is going to be actually a game changer, and this can be, you know, one of the major reasons for which you actually should choose Graphic Era Institute of Medical Science. बाहर जाते हैं सर, और हम ना आज से नहीं काफ़ी साल से कर रहे हैं, बाहर जाके कॉलेज को रिव्यू करते हैं। हम हमेशा सोचते थे इंडिया में क्यों नहीं है, वाई वी आर नॉट, सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, ये क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा है सर, आपने स्टार्ट की है, तो आई थिंक बहुत लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल। एंड सिंस वी फॉरगॉट टू मेंशन सर, यू नो क्लासरूम्स में जाते वक्त, यू नो एक छोटा सा चेंज जो हमने देखा कि नॉर्मली फॉरेन में जो जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो इस पे वर्क करते हैं कि 15 से 20 के बैच में हम पढ़ाएंगे। हाँ ये सर, ऐसे यहाँ पर भी, यू नो, वी केम अक्रॉस कि जितने भी क्लासरूम्स थे, तो उसमें भी बैचेस वाइज जो है क्लासरूम्स का डिफरेंशिएशन है कि 15 से 20 के लिए अलग होंगे, फिर कंबाइंड बैचेस के लेक्चर। ये कल्चर बाहर है सर। आप जाओ कहीं जाते हैं बाहर, जिस कंट्री में 15-20 का ही बैच होता है। हाँ। और हमने देखा यहाँ पे कि वो 20 ही सीट थी। फिर हमने पूछा भी, तो हमने समझा कि यार छोटे बैचेस में पढ़ाई होने वाली है। हाँ। तो ये मतलब इस पे भी कुछ पता है सर कि देखिए क्या होता है कि जब आप यूजुअली जैसे 150 लोग हैं, तो आप उनको 15-15 के बैचेस में आप बांट दोगे बेसिकली। तो वो अलग अलग जगह पे, क्योंकि आप अगर 150 लोगों को एक स्किल या कुछ चीज वो करना, एक 2 वे कम्युनिकेशन, वो सब नहीं हो पाता है। लेक्चर्स हो सकते हैं, लेक्चर थिएटर में 150 लोगों का लेक्चर है, ठीक है, हो गया। लेकिन अब हम जब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें और में 2 वे कन्वर्सेशन करना है, तो वो छोटे बैचेस में ही होता है। तो छोटे बैचेस में फिर आपके लिए हमारे हर वार्ड में, आप वार्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह ये आपको मिलेंगे। और हर ये छोटे क्लासरूम में इट इज इक्विप्ड विद स्मार्ट बोर्ड। और ये नेक्स्ट जन जो पढ़ाई है सर, उसका डिमांड है। यस। मैं हर एक क्लासरूम में हमने जब देखा तो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो, है ना। तो ये भी बहुत ऑलमोस्ट हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 125 से 150 के बीच में स्मार्ट बोर्ड पूरे हॉस्पिटल और कॉलेज ऑलरेडी देखा सर हमने, काफी ह्यूज स्मार्ट बोर्ड्स। ये स्मार्ट बोर्ड जो थे सिर्फ वही नहीं थे, इनफैक्ट अगर आप जाके देखोगे तो जो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या वहाँ पर बनाए हैं, वो जो स्पेशल बनाए हैं। फिर पूरा कैंपस ना बेसिकली ना ये जेन नेक्स्ट है सर, जो हम लोग तो सर पहले वाले लोग हैं, आप तो और पहले से हैं। सो ये न्यू आइडियोलॉजी है, जो थॉट प्रोसेस के बच्चे हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है। बिल्कुल। तो वो लाइफस्टाइल को भी आई थिंक बहुत ध्यान में रख के
ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया विदाउट डिस्टर्बिंग देयर सेंस ऑफ थिंग कि एक ऐसा कॉलेज बनाया जाए जो देखिए आप आज देखेंगे आजकल के यूथ जो है, मतलब हम लोगों के समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि जिम करना है, ये करना है। आजकल तो जिम करने जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो जो चेयरमैन ही सेड कि नहीं, आई वांट वन ऑफ द बेस्ट जिम्स, सो वी हैव क्रिएटेड अ जिम, इट इज फैंटास्टिक बेसिकली। और उसके साथ में योगा का भी एरिया है बेसिकली, आप योगा भी करते हैं, सेपरेट एरिया योगा का है बेसिकली। फिर क्या है, अब आजकल के बच्चे सब दे आर यूज टू AC एंड ऑल, तो आप हॉस्टल रूम्स देखेंगे अगर जाके, वो सारा सेंट्रली AC है बेसिकली सारा। और बाकी रिक्रिएशन के लिए टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, ये सारी चीज़ें, और बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। ऊपर भी जाएंगे अगर आप कॉलेज बिल्डिंग में भी देखेंगे, वहाँ भी जो बॉयज और गर्ल्स के कॉमन रूम है अलग अलग है, उनमें भी काफी स्पोर्ट्स काफी स्पोर्ट्स। इसके अलावा इनफैक्ट कैफेटेरिया इज ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अगर आप उसमें एक बार बाहर जाके बैठे हैं कुछ लेके, तो मतलब आप सराउंडिंग देखें कितना बढ़िया, मतलब चारों तरफ मतलब पूरा कैंपस ही ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे लगता है कि एवरीथिंग इन द कैंपस हैज ए प्लेस, बिकॉज रखना नहीं है, उसका एक प्लेस बनाया गया है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। ब्यूटीफुली डिजाइन, एक कंप्लीट पैकेज है। सिर्फ आप एक ना MBBS की जर्नी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको वो लाइफ भी जीना है। हाँ एग्जैक्टली, 6 साल ये मजा लेना, 6 साल ये 6, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, कॉलेज लाइफ में जो हमने सीखा वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप पूरी लाइफ ना उस पे बेस्ड जीते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपने बताया अपनी कैंपस लाइफ की बात की, जहाँ से आपने सीखा, बस वो इनोसेंस टू इंटेलिजेंस का फेज वही है 6 साल। तो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे तरह से बने। उसी तरह से मतलब जो कल्चर जिस जगह का है, अब जैसे बच्चे हैं आजकल, हम लोगों के ज़माने में तो था नहीं ये सब, जितना भी ये हो गया आपके फूड कॉर्नर्स और वो सब, तो उन सब के लिए भी फूड कोर्ट यहाँ पर है, जिससे कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बाहर निकल के देहरादून जाओ तो आपको सारी फैसिलिटी सबसे अच्छी देखा सर, देहरादून का सबसे फेमस कैफे था वो चाय एल्थम, वो भी ऑलरेडी कैंपस के अंदर है। साउथ इंडियन वाले हैं जो उड़ीपी, और अभी बाकी लोगों को भी अभी आना है। एक अच्छी बात है कि अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज विद इन द कैंपस, एंड एक कंप्लीट पैकेज अगर आप बोल सकते हो तो दैट इज व्हाट ग्राफिक एरा प्रोवाइड्स। सिटी में भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं सर, बिल्कुल आराम से पहुंच जाते हैं। टॉकिंग अबाउट सर, यू बीइंग द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल, तो एज अ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ अ हॉस्पिटल, तो आपका ना सर क्या मैसेज रहेगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो अगर आप वो बता सके तो बच्चों के लिए एक्सेस ये होगा कि वो एक गाइडलाइंस हो सकती है कि क्या चीज़ें हो, एक मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करते हुए बच्चों को क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और आपका एक पर्सनल मैसेज बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे लाइफ में कि उन्होंने इस कॉलेज को चूज़ करके गलती की, मतलब इनफैक्ट दे विल बी ब्लेस्ड बेसिकली। दूसरा क्या है, किसी भी मेडिकल कॉलेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देखिए सबसे पहले वहाँ का हॉस्पिटल देखिए जी, हॉस्पिटल में किस तरह का काम हो रहा है, वहाँ पेशेंट है कि नहीं है। अगर पेशेंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। उसके बाद फैकल्टी, अगर आपके पास पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं है। हमारा बिल्कुल ये था कि हम एक्स्ट्रा फैकल्टी रख लेंगे बेसिकली, लेकिन फैकल्टी की कमी नहीं होने देंगे। आज की डेट में भी हर डिपार्टमेंट में हमारे पास एक्स्ट्रा ही एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, मतलब जितनी टोटल 150 सीट के लिए हमें फैकल्टी चाहिए, उससे और 20-25 फैकल्टी हमारे पास एक्स्ट्रा ही है बेसिकली। आपने मतलब बाकी आपके के लिए योद्धाओं को रखा है जो पूरा लेके रथ को चलने वाले, ये बहुत अच्छी फैकल्टी है। बिकॉज आज की तारीख में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में भी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं दैट इज शॉर्टेज ऑफ टीचिंग फैकल्टी। तो अगर हमारे पास वो एक्स्ट्रा ही है तो एक फैक्टर हो जाता है कि पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। बस आप अच्छे तब दिखते हो जब आपकी टीम अच्छी हो जी, और आपकी टीम मतलब मेडिकल में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक स्किल्स की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। सर एक जाते थे थोड़ा सा हमने काफ़ी टाइम भी लिया सर, आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, कीमती है। जाते जाते सर कि ऐसी कुछ बातें जो आप बता सके कि ग्राफिक एरा को क्या वर्ल्ड क्लास बनाता है और बाकी लोग से क्या डिफ्रेंशिएट करता है सर। हाँ देखिए,
मैं सबसे पहले कहूँ, एक तो सोच जो होती है किसी इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने की, एक तो आपकी सोच ये हो सकती है कि हमें सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, किसी तरह से स्टार्ट करना है और बच्चे आएंगे फीस लेंगे, और ये सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ जो इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने की जो हमारे चेयरमैन है प्रोफेसर कमल गणेशाला, उनकी जो सोच थी, ही वांटेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास सिस्टम। इनफैक्ट ही वांट कि इसका नेशनली इंटरनेशनली इस हॉस्पिटल का और मेडिकल कॉलेज का नाम हो। तो उन्होंने इसी हिसाब से फिर इसको डिज़ाइन करना शुरू किया। फिर जैसे मैंने कहा आपको, हमारे पास फैकल्टीज़ मतलब हमारे पास पूरी हैं, और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही, बेसिकली अपने आप भी देखा, मैंने भी बताया, इट इज़ फैंटास्टिक बेसिकली। इनफैक्ट मेरा जो एक बहुत क्लोज फ्रेंड है यूएस में, ही इज़ इन विस्कॉन्सिन बेसिकली, ही इज़ एन नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ही इज़ डायरेक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल ऑल्सो। सो ही केम टू देहरादून, वो मिलने के लिए मुझे आया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो हॉस्पिटल भी देखो, तो हॉस्पिटल का मैंने टूर कराया पूरा उसको। तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, ही सेड कि पुनीत इस तरह के हॉस्पिटल तो यूएस में भी नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली। उसके बाद फिर आपका फैकल्टी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर पेशेंट नहीं होंगे तो फिर आप पढ़ाओगे कहाँ से, सीखोगे कहाँ से? तो पेशेंट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट, इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर एक्सपोजर टू एवरीथिंग, न्यूअर टेक्नोलॉजी। अगर स्टूडेंट न्यूअर टेक्नोलॉजी को एक्सपोज नहीं होंगे तो फिर कहाँ से उनका विजन ग्रैंड और वो सब कैसे होगा? तो वो सारी चीज़ें इसको बहुत यूनिक बनाती हैं इस इंस्टीट्यूट को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। स्किल लैब की जैसे बात हो गई वो है। उसके बाद एक फिर दूसरा आता है कि आपने ठीक है सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद देन यू नीड सम रिक्रिएशन, और प्लस आपको माहौल ऐसा चाहिए कि जहाँ आप पढ़ लो। अब पता चला कि आप किसी कमरे में बैठे हो, आपका कमरे में एसी नहीं है, टेम्परेचर आपका बाहर हो रखा है 45, आप ह्यूमिडिटी में बैठे हो, पसीने में नहाए बैठे हो, आप क्या पढ़ोगे, क्या सोओगे, अगले दिन क्या परफॉर्म करोगे? सो वो भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, और यही सारी चीज़ें इस इंस्टीट्यूट को यूनिक बनाती हैं। जी सर थैंक यू, मतलब प्लेजर सर, इट वाज सो कैंडिड। सबसे पहली चीज़ तो सर आपकी जो जर्नी रही है 25 साल की, तो सबसे पहले तो आपसे बात करके ना वो एक जो ग्रेस जो दिखता है, एक्सपीरियंस मिलता है। और हम लोग जनरली सर बहुत एक्साइटेड होते हैं ना जब हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं, बिकॉज हमारा फील्ड यही है, हम यही करते हैं, हमको आता यही है। और जब हम डॉक्टर से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू या 1-to-1 में, तो ना सीखने को क्या मिलता है कि ये ऐसे ही रेयर ब्रीड स्पीसीज नहीं है, ये अलग चीज़ है। और जैसे आपने इतना कैंडिडली, इतना अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे देखेंगे और उनको समझ में आया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कॉलेज, इट्स अबाउट कि कैसे पूरा इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए। और उसमें भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि मतलब फिर ये भी नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के बाद ना, ये फील्ड ऐसी है कि इसमें शॉर्टकट कोई नहीं, कुछ नहीं है सर, और जर्नी है। ये एक जर्नी है, और आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। अगर आप चाहो कि आप एकदम करते ही और आप ऐसे कर दोगे, ऐसा नहीं है। कैसे पेशेंट को डील करना है, या आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में, इसीलिए प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस चल रही है फिजिकली, तो आप हमेशा आप सीखते हो। तो अगर आपके पास, आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी लाइफ को, आप टाइम दे सकते हो, तभी आप इस प्रोफेशन के बारे में सोचो। क्योंकि हमारे वो भी साल थे जब रात में 3 बार कॉल्स आ रहे हैं, आप उठ के हॉस्पिटल जा रहे हो। देखिए इसमें फैमिली लाइफ का बड़ा वो होता है। मेरे जैसी ब्रांच में तो घर पे पता चला कि आप आए नहीं वापस, या रात में कॉल आ गया, आप चले गए उठ के, या आप कहीं खाने पीने गए, सडनली कॉल आ गया कि भाई आ जाओ, तो आप चले गए बीच में छोड़ के। इवन संडेज, एवरी संडे यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू टेक राउंड्स, पेशेंट्स आपको देखने ही है। तो इस तरह की, बट ये बहुत सेटिस्फाइंग लाइफ है, क्योंकि जो आपको अपने पेशेंट से मिलता है, जो प्यार मिलता है, और जो आप जब आपका मरीज ठीक होता है तो उस वक्त जो फीलिंग होती है, खुशी होती है, उसका कोई प्राइस नहीं है। मतलब मेरे कई पेशेंट थे जो जाके कोई भुट्टा लेके आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, मतलब बट इट यूज टू बी द वन ऑफ द, मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होती थी तो आपको कोई आशीर्वाद दे के चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोफेशन में आपको ही मिल रही है। तो सर काफ़ी अच्छा रहा पॉडकास्ट, एंड हमारे सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई गेस हम तो सभी तरह के यूनिवर्सिटीज़, चाहे इंडिया हो अब्रॉड हो, हर तरह के यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बट इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हमारा जो रहा है टीम एडवाइज़र का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमें यहाँ दिखी है कि हर एक एस्पेक्ट, इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स का ख्याल रखा गया है। एंड जो इनके फाउंडर है सर का जो विजन है वो आपको दिखेगा,
तो आपको ज़रूर एक बार इस पर्टिकुलर कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जाते जाते अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, ये एपिसोड अच्छा लगा, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप शेयर कीजिएगा तो हम और भी अच्छे गेस्ट लेके आएंगे आपके सामने, और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई शख्सियत, एक नई यूनिवर्सिटी के साथ। चलिए मिलते हैं।